बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारा जो टॉपिक है वो है सम इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें ये होता है कि हम जब हमारे पास कोई मार्जिनल फंक्शन दिया हो, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो, तो हम उधर से टोटल फंक्शन जो है ना उसको फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल फंक्शन फाइंड करने का मतलब ये होता है हमने उसका टोटल डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो इस वजह से जैसे ये इसकी हम एग्जांपल्स लेके तो हम इकोनॉमिक एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो ये गिवन है मार्जिनल कास्ट एम सी मार्जिनल कास्ट फंक्शन। तो मार्जिनल कास्ट फंक्शन जो है ये सी प्राइम क्यू इज इक्वल टू 2e⁻⁴ जो मार्जिनल कास्ट फंक्शन होता है, इस कास्ट फंक्शन जो है ये आउटपुट के यूनिट्स का फंक्शन होता है, क्यू से ज़ाहिर किया जाता है उसको। इस वजह से हम उसका डेरिवेटिव जब लेते हैं टोटल फंक्शन का तो फिर हमारे पास मार्जिनल कास्ट फंक्शन आ जाता है। तो ये मार्जिनल कास्ट फंक्शन गिवन है, इधर से हमने टोटल कास्ट फंक्शन फाइंड करना है। तो इसके साथ ये कंडीशन भी गिवन होगी कि फ़िक्स कास्ट 90 है, अगर हो तो फिर उस सूरत में आप टोटल कास्ट फंक्शन को फाइंड करें। तो टोटल कास्ट फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द मार्जिनल कास्ट फंक्शन। इफ़ वी टेक इंटीग्रेशन ऑफ द मार्जिनल कास्ट फंक्शन तो हमारे पास टोटल कास्ट फंक्शन आ जाता है। तो इसलिए हम 2e⁻⁴ इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो 2 मल्टीपल है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल साइन से पहले आ जाएगा, और e⁻⁴ इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। इस पर एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई करेंगे तो 2e⁻⁴ डिवाइड बाई 0.2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो टोटल कास्ट फंक्शन जो है ये इसको सॉल्व करें तो 10e⁻⁴ प्लस ये कांस्टेंट सी हो गया। तो अब हम जब ये फंक्शन फाइंड कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। अब हमने वो वाली शुरू वाली कंडीशन अप्लाई करनी है, क्यू अगर 0 हो तो मतलब आउटपुट का कुछ भी अगर प्रोड्यूस ना किया जा रहा हो तो फिर उस सूरत में टोटल कास्ट जो है ये फिक्स कास्ट के बराबर होती है। तो अब हम इस वजह से टोटल कास्ट फिक्स कास्ट के क्योंकि बराबर होती है, टोटल कास्ट ही फिक्स कास्ट होती है, तो हम 90 पुट कर देंगे। 10e⁻⁴ इंटू क्यू की जगह पे 0 आ गया प्लस ये सी आ गया, ये e⁻⁴ इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 90 माइनस 10 करेंगे तो सी की वैल्यू 80 आ गई। तो इस तरह से अब ये जो सी की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल कास्ट फंक्शन आ जाता है। इस तरह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फंक्शन जो है MPS फंक्शन जो है ये गिवन हो, अगर ये टोटल सेविंग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, ये इसके ऊपर प्राइम है 0.3 माइनस 0.1 y⁻−1/2। ये कंडीशन इसने भी दी हुई है कि सेविंग उस सूरत में एग्रीगेट सेविंग 0 होगी जब इनकम जो है y81 के बराबर हो। तो उस सूरत में फाइंड करना है आपने सेविंग फंक्शन को। तो फिर हम क्या करेंगे, सेविंग फंक्शन जो है जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इस सारे फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम इसका इंटीग्रल जो है वो लेंगे तो सेविंग फंक्शन जो है इसमें 0.3 की अलग से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगी, और -0.1 y⁻−1/2 की अलग से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगी। तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी 0.3y, इसकी इंटीग्रेशन होगी y⁻1/2 यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे प्लस कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास ये फंक्शन आ जाता है। तो अब इसको 1 लेट करने के बाद अब इनिशियली हमने जो शुरू में इक्वेशन गिवन उसने कंडीशन गिवन है उसको हम अप्लाई करेंगे y=81। एग्रीगेट सेविंग सूरत में इनकम अगर 81 हो, नेशनल इनकम अगर 81 हो तो सेविंग जो है एग्रीगेट सेविंग जो है ये 0 है। तो सेविंग 0 होगी, y की जगह पे हम 81 रिप्लेस करेंगे तो c की ये वैल्यू आ जाती है, इसको 1 में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास सेविंग फंक्शन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो है ना इसकी भी एप्लीकेशन है। तो अगर इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमें दिया हो IT, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इन टाइम पीरियड T, तो उसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइम पीरियड्स की इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको सम अप करें, जब हम उसको इंटीग्रेट करें तो हमें कैपिटल फंक्शन मिल जाता है, कैपिटल स्टॉक फंक्शन। तो कैपिटल स्टॉक फंक्शन जब भी हमें रिक्वायर्ड हो तो हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू T। तो ये dk/dt सॉरी ये इंटीग्रेट करें तो ये आ जाता है। अब जो कैपिटल स्टॉक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर हम ले तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन आ जाता है। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक इसका मतलब है एक टाइम पीरियड का कैपिटल स्टॉक दूसरे टाइम पीरियड का कैपिटल स्टॉक, उसकी जो चेंज होगी इसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे।
तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन ये गिवन है, ये भी इनिशियली गिवन है। वो कहता है टी अगर ज़ीरो हो तो कैपिटल स्टॉक के इंटू ज़ीरो के बराबर है। तो कैपिटल स्टॉक फंक्शन लेने के लिए हमें इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। टोटल फंक्शन जो है उसको फाइंड करने के लिए मार्जिनल फंक्शन जो होता है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो पावर रूल यूज़ किया तो ये कैपिटल स्टॉक फंक्शन जो है ये 2t⁻3/2 प्लस कांस्टेंट हो गया, और के इंटू ज़ीरो ये इनिशियली इसने जो दिया हुआ गिवन शुरू में कि टी अगर ज़ीरो हो तो के इक्वल टू के नॉट होता है। तो फिर इधर ये वैल्यू इस सी की जो है वो यहाँ से के नॉट निकल आई, इसको पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में, तो कैपिटल स्टॉक फंक्शन आ गया। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन है, बहुत सिंपल है। इसकी टाइम पीरियड 0 से लेके 1 तक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो फाइंड करनी है। तो के टी जो है इस फंक्शन की इंटीग्रेशन हो जाएगी, और 1000 जो है इसकी फंक्शन जो कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड करनी है फ्रॉम 0 to 1 फाइंड करनी है। तो इसलिए ये इसकी लिमिट्स लग गई। तो के टी इज इक्वल टू 1000 टी, इसकी इंटीग्रेशन आ गई, लिमिट्स 1 और 0। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1000 आ गया। इस तरह से इन्वेस्टमेंट फंक्शन 3t⁻1/2 है। इस सभी कैपिटल फॉर्मेशन फंक्शन फाइंड करना है, तो उसकी भी लिमिट 1 to 4 दी हुई है। तो कैपिटल फॉर्मेशन फंक्शन इन्वेस्टमेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी, 3t⁻1/2 की इंटीग्रेशन होगी। तो इसका मतलब यह है कि इसकी इंटीग्रेशन हम लेते हैं तो 3t⁻3/2/3/2 लिमिट 4 और 1 है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2t⁻3/2 हो गया। जब हम इसकी लिमिट्स को अप्लाई करते हैं 4 और 1 को, तो फिर इस सूरत में ये हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ये वो कंसेप्ट है जो जिस तरह आप वैसे प्रेजेंट वैल्यू किसी चीज़ की कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसके लिए हमें एक जो भी मशीनरी है या जब भी हम किसी कैपिटल जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास जो 2-3 चीज़ों का होना ज़रूरी है जब हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हों। तो प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि आपका जो फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है, उसकी प्रेजेंट किसी भी एसेट की जो वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसलिए वो फाइंड करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होता रहता है। तो उस हिसाब से हम उसकी वैल्यू जो है वो डी वैल्यू होती रहती है। तो उस हिसाब से हम उसकी किसी भी एसेट की जो है ना प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाएगा पाई इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू D/R 1 - e⁻⁻R/y। डी इज़ अ डॉलर पर ईयर, जितने भी डॉलर की आपने इन्वेस्टमेंट की है। आर जो है इंटरेस्ट रेट है, वेरी सिंपल। वाई जो है ना इससे मुराद ईयर्स हैं, कितने सालों के लिए वो जो है ना इन्वेस्टमेंट की जा रही है, या वो एसेट जो है कितने सालों के लिए आपको इनकम दे रहा है। तो डी जो है $3000 और आर जो है इंटरेस्ट रेट 0.6 है। वाई इसके ऊपर ईयर कितने लगे हैं, 2 लगे हैं। तो हम इसकी ये जो फार्मूला है इसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। इसके बरक्स अगर एक ऐसा एसेट जो जिसका हमें ये पता ना हो कि वो कितने सालों के लिए लामहदूद सालों के लिए चल रहा है, तो फिर उस सूरत में वही कंसेप्ट जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है वो चेंज होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल फ्लो। इस सूरत में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल फ्लो फाइंड करने के लिए एक मशीनरी है वो अनलिमिटेड ईयर्स के लिए हमें पता नहीं है कब तक चलती है, कब तक वो इनकम देती है। तो उस सूरत में पाई इज इक्वल टू जस्ट ये वाली टर्म इसमें से वैनिश हो जाएगी और जस्ट फार्मूला जो है ना D/R हम यूज़ करेंगे। उसकी वजह यह है कि वाई जो है वो अब इन्फिनिटी है, वो हमें पता नहीं है कि कितने सालों के लिए एसेट जो है उसे हमें इनकम हासिल हो रही है। तो फिर इस सूरत में ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हम प्रेजेंट वैल्यू परपेचुअल उस कंसेप्ट को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल फ्लो। तो ये जो जितने भी कंसेप्ट हैं हमने पढ़ लिए हैं, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है वो आप लोगों ने बाद में हम उसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने भी इसको ट्राई करना है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें फर्दर हम इकोनॉमिक एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।